नमस्कार, मैं विप्लव कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के बुक। हमने पिछले प्रश्नों को जब एनालिसिस किया तो कम से कम 10 से 15 प्रश्न सीधे सीधे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बुक से पूछा जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बुक पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आखिर इस बुक को पढ़ा कैसे जाए, क्योंकि इस बुक को पढ़ना बहुत ही कठिन लगता है। जब तक ये बुक आप पढ़ेंगे नहीं, आप 10 से 15 क्वेश्चन आपके लिए बनाना मुश्किल होगा। तो हम आपको आज सिखाएंगे कि शुक्ल के बुक को हम कैसे समझ सकते हैं। एक तो जो भी बच्चे हमारे पास पढ़ लिए हो, उसे बुक पढ़ना बिल्कुल कठिन या टफ नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें से जो बातें हैं, इसमें 90% बातें हमने नोट्स में लिखवा चुका है, तो बहुत आसान होगा। और जो अभी नहीं पढ़ रहे हो, उनके लिए भी आसान होगा। उनके लिए भी मैं टेक्निक बताऊंगा कि आखिर शुक्ल के बुक को कैसे पढ़ा जा सकता है। शुक्ल के बुक से हर एग्जाम में दोस्तों देखोगे, चाहे यूजीसी का नेट का एग्जाम दे, DSSB, KVS, नवोदय, यूपी हायर एग्जाम, बिहार, राजस्थान, हर एग्जाम में लगभग 10 से 15 सवाल रहता ही रहता है। तो एक बार शुक्ल के बुक को समझ के पढ़ना जरूरी है। पढ़ता तो सब है, लेकिन शुक्ल के बुक 90% बच्चों को कहना है कि सर हमें समझ ही नहीं आती है। तो आज हम देखेंगे शुक्ल के बुक में आखिर क्या है, समझने में क्या दिक्कत है। उसी शुक्ल बुक के कॉपी है ये, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राइट में घंटी है, उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हर वीडियो आप तक मिलेगा। दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है, जैसा कि आप जानते हैं। और आदिकाल का विभाजन उन्होंने प्रकरण में किया है। 4 प्रकरण में आदिकाल का विभाजन किया है। एग्जाम में कभी कभी शुक्ल के लाइन उठा के दे देते हैं और पूछते हैं कि ये किस प्रकरण से लिया गया है, तो इन्हें भी ध्यान में रखिएगा। शुक्ल जी प्रकरण 2, जिसमें प्रकरण 2 को शुक्ल जी ने अपभ्रंश काव्य कहा है, इनको ध्यान रखिएगा। प्रकरण 2 को आचार्य शुक्ल ने, दिमाग में बैठा लेना है कि प्रकरण 2 को शुक्ल जी ने अपभ्रंश काल कहा है। प्रकरण 2 को शुक्ल जी ने जो है अपभ्रंश काल काव्य कहा है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बारे में क्या कहा है समझिएगा, मैं लाइन बाय लाइन आपको समझाता हूं। कहते हैं कि जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा ना रह गई, तभी से अपभ्रंश का आविर्भाव समझना चाहिए। अर्थात शुक्ल जी ये बात कहना चाह रहे हैं कि जब प्राकृत भाषा आम लोगों के बोलचाल से खत्म हो गई, तभी से अपभ्रंश की शुरुआत मानना चाहिए। जैसे भाषाओं के डेवलपमेंट अगर आप देखेंगे, पहले संस्कृत आया, फिर पाली आया, फिर प्राकृत आया, प्राकृत के बाद अपभ्रंश। शुक्ल जी कहते हैं कि जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा, मतलब कि जब प्राकृत बोलचाल से अलग हो गया, यानी बोलचाल की भाषा नहीं रह गई, तभी से आदि साहित्य का आविर्भाव होना माना है। 2015 में ये क्वेश्चन भी पूछा था। आगे वो कहते हैं कि जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। अर्थात शुक्ल जी कहते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू जो वो लिखे हैं, मैं प्रयास करता हूँ इसकी व्याख्या करने का। वो कहते हैं कि जैसे प्राकृत का मुख्य छंद गाथा या गाहा था, वैसे ही दोहा जो है अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का मुख्य छंद था। इसीलिए दोहा कहने से ही अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। क्लियर है? अगर आप 10-15 पेज शुक्ल का समझ जाएंगे तो सारे संपूर्ण साहित्य को आप समझ जाएंगे। वही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ।
आगे शुक्ल जी कहते हैं कि इस प्रकार प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थी। अब कहते हैं कि शुक्ल जी कहते हैं कि जो अपभ्रंश साहित्य था, जो अपभ्रंश काव्य की हम बात कर रहे हैं, उसमें किस प्रकार की बातें हुआ करती थी, तो वो नीति है, श्रृंगार है और वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थी। मतलब ये तो चल ही रही थी अपभ्रंश काव्य में। आपको शुक्ल जी के एक एक लाइन का महत्व है दोस्तों, इसीलिए जब शुक्ल के बुक को पढ़िए तो एक एक लाइन को समझना बहुत जरूरी होता है। कहते कि इस प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थी, ये सब चल ही रही थी। जैन और बौद्ध धर्माचार्यों अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। अब शुक्ल जी कहते हैं कि जो अपभ्रंश काव्य है उसमें नीति, श्रृंगार, वीर आदि जैसी कविताएं तो लिखी ही जा रही थी। इसी अपभ्रंशकार में जैन और बौद्ध आचार्य जो है अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी उपदेश परक रचनाएं लिखते थे। मुझे पूरी विश्वास है आपको समझ आ रहा है कि जैन और बौद्ध आचार्य भी अपनी मतों की रक्षा और प्रचार के लिए उपदेश आदि की रचना करते थे। प्रचार आगे कहता है, प्राकृत से बिगड़ कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला। कहते हैं दोस्तों आगे कि अपभ्रंश नाम कब से चला। शुक्ल जी कहते हैं कि प्राकृत से बिगड़ कर, जो अपभ्रंश है वो प्राकृत से बिगड़ कर जो है, प्राकृत से अलग होकर प्राकृत का बिगड़ा रूप बोलचाल की भाषा में ग्रहण कर लिया और धीरे धीरे यही बोलचाल की भाषा काफी पुराना हो गया तो ये काव्य के लिए रूढ़ हो गया, मतलब काव्य के लिए प्रयोग होने लगा और यही जो काव्य के लिए प्रयोग हुआ वही अपभ्रंश के नाम से जाना गया। एक एक लाइन समझिए, कोई जब भी शुक्ल के बुक पढ़िए बिल्कुल हड़बड़ाइए, एक एक लाइन के एक एक अर्थ को समझिए। शुक्ल जी कहते हैं कि प्राकृत से बिगड़ कर जो भाषा का रूप, बोलचाल का रूप ग्रहण किया वही बोलचाल जब बहुत आगे बढ़ा, पुराना पड़ गया तो वही बोलचाल की भाषा जो है काव्य भाषा का रूप ले लिया, यानी काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया और वही जो अपभ्रंश नाम से चल पड़ा। आगे शुक्ल जी अपभ्रंश की ये स्थापना और तर्क में जो मैं बता रहा हूं, यहां से एक क्वेश्चन हर साल जरूर पूछता है। आगे कहते जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा देश भाषा ही कहलाती है। ये क्वेश्चन स्थापना और तर्क में पूछा गया भी है दोस्तों, इसलिए ध्यान रखिएगा। शुक्ल जी कहते हैं, समझिए, जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा देश भाषा ही कहलाती है। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश का व्यवहार होने लगा। दोस्तों शुक्ल जी कहते हैं कि जब तक भाषा बोलचाल में थी, अपभ्रंश ही भाषा जब तक बोलचाल में थी, लोग आम लोगों बोलते रहता था, उसी को देश भाषा कहलाता था। और जब वही भाषा साहित्य की भाषा बन गई तो उसे अपभ्रंश कहा जाने लगा। यानी कि जब तक भाषा आम लोगों द्वारा केवल बोला जाता था तो वो देश भाषा कहलाती थी, और जब वही भाषा साहित्यिक भाषा बन गई तो उसी को अपभ्रंश नाम दे दिया गया। मुझे पूरा उम्मीद है कि पहला पैराग्राफ आप समझ गए होंगे। दोस्तों बिल्कुल आराम से शुक्ल जी का बुक पढ़ना होता है। अगर जल्दीबाजी में बिना समझे हुए आगे बढ़ जाएंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आना है, ये मैं एकदम पक्के गारंटी के साथ कहता हूँ। मैं शुक्ल के बुक को लगभग 30-35 बार पढ़ा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि एक एक वर्ड को समझने में कितना समय लगता है। कछुआ और खरगोश की कहानी सुने होंगे।
खरगोश बहुत तेज भागता है, लेकिन खरगोश तेज भागता है और कछुआ बहुत धीरे चलता है, लेकिन जीत किसकी हुई थी? कछुआ की। तो धीरे चलने वाले ये ना समझें कि हमारी जीत नहीं होगी। तो साहित्य को बहुत ही धीरे और समझ के पढ़ना होता है। आगे हम लोग एक पैराग्राफ और देखते हैं दोस्तों। मैं बेसिकली सिखाना चाह रहा हूं कि शुक्ल जी का बुक पढ़ा कैसे जाता है। कहता है भरत मुनि विक्रम के 3री शताब्दी, यानी भरत मुनि जो लगभग 3 सेंचुरी में हुआ था, 3rd सेंचुरी शुक्ल जी मानते हैं। भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम ना देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। अब जो भरत मुनि है वो अपभ्रंश नाम नहीं दिया, वह लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। जैसे शुक्ल जी ने कहा कि जब तक वो आम लोगों की भाषा लोक भाषा रही, देश भाषा कहलाई। यही बात जो है भरत मुनि भी कहते हैं। बर रुचि के प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। बर रुचि बहुत ही फेमस हुए हैं, अब प्राकृत के कवि हुए हैं, उन्होंने प्राकृत प्रकाश रचना लिखा, ये भी ध्यान रखना, उसमें भी अपभ्रंश का प्रयोग नहीं मिलता। शुक्ल जी ये बात कहते हैं, ध्यान रखिएगा, कि अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धरसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। यानी कि अपभ्रंश के प्रमाण कहाँ पहली बार मिलते हैं? तो शुक्ल जी मानते हैं कि अपभ्रंश का पहला प्रयोग जो है धरसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन, जो संवत 650 के पहले को था, गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। मतलब शुक्ल जी मानते हैं कि अपभ्रंश की पहली बार चर्चा जो है वल्लभी के राजा धरसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। यानी कि जो धरसेन है उसने अपने पिता गुहसेन, उसके पिता का नाम गुहसेन है, को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। भामह जो 7वीं सदी में हुए हैं, हमने लिखवाया भामह काव्यालंकार, ने भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया। बाणभट्ट जो हर्षचरित लिखा है, जो बाण है ये बाणभट्ट था, हर्षवर्धन के दरबार में थे। तो ये बाणभट्ट ने हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। समझिएगा, जो बाणभट्ट हुए हैं वो संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम के 7वीं शताब्दी में मिलता है। उस काल की रचना के नमूने बौद्ध के बड़ज्ञान शाखा के सिद्धियों की कृतियों के बीच मिलता है। अब देखो शुक्ल जी कहना क्या चाहता है। पहले तो बता दिया कि अपभ्रंश नाम कैसे आया, दूसरी तरफ कहते हैं कि जब भरत मुनि 3री शताब्दी में हुए हैं, वो अपभ्रंश नाम देकर लोक भाषा को देश भाषा कहा। वही बररुचि का, जो बररुचि बहुत ही फेमस प्राकृत भाषा के विद्वान थे, उन्होंने प्राकृत प्रकाश रचना की, उनमें भी उन्होंने अपभ्रंश का उल्लेख नहीं किया। तो शुक्ल जी यहाँ पर बात कहते हैं कि पहले पहल जो है अपभ्रंश का पहला प्रयोग जो है वल्लभी गुजरात में पड़ता है, याद रखिएगा, गुजरात के राजा धरसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, पाली और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। वही भामा जो 7वीं सदी में हुए हैं, नाम सुने, उनकी फेमस रचना है काव्यालंकार, उनमें भी उन्होंने संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषा का उल्लेख किया। मतलब कहने का मतलब ये है कि अपभ्रंश को एक भाषा के रूप में जो प्रयोग देखने को मिलता है, शुक्ल जी मानते हैं कि वह 7वीं सदी से मिलता है, क्योंकि 7वीं सदी में ही बाणभट्ट भी हुए हैं, जो हर्ष राजा, हर उत्तर भारत के जो अंतिम राजा माने जाते हैं, हिंदू राजा, वो हर्ष माने जाते हैं।
तो हर्ष के ही दरबारी कवि थे पाण, जिन्होंने संस्कृत में हर्षचरितम लिखा। उसमें उन्होंने संस्कृत के साथ साथ अन्य भाषा के कवियों का उल्लेख किया। इसीलिए शुक्ल जी मानते हैं कि अपभ्रंश या प्राकृत्यवाद, अपभ्रंश को ही प्राकृताभास हिंदी भी शुक्ल जी कहते हैं। यहाँ पर दिया है देखिए, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी, मतलब शुक्ल जी अपभ्रंश को ही प्राकृताभास भी मानते हैं। वो मानते हैं अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता जो है 7वीं सदी से मिलता है। मतलब कि अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में जो रचना लिखी गई उसके का जो पहला पता वो 7वीं सदी से मिलता है। हम लोग दोस्तों सिद्ध साहित्य की शुरुआत भी 7वीं सदी से मानते हैं। शुक्ल जी मानते हैं कि इस 7वीं सदी से जो अपभ्रंश का शुरुआत हुआ उसके नमूने बौद्धों के ब्रजियान के सिद्धों की कृतियों के बीच मिलते हैं। यानी कि जो बौद्ध धर्म से निकला हुआ ब्रजियान शाखा है, क्योंकि जो सिद्ध है वो ब्रजियान के प्रचार प्रसार के लिए ही साहित्य लिखे हैं, तो उसी शाखा के सिद्धों की कृतियों से मिलता है। तो इस तरह ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो हमने आज जो है आपको 2 पैराग्राफ समझाने का प्रयास किया। मेरा उद्देश्य है आपको बताना कि आखिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बुक किस तरह पढ़ा जाता है। अब इस बार हमने जो नया बैच शुरू किया है उसमें हम हिंदी साहित्य तो अलग से पढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ शुक्ल का बुक भी हम साथ साथ पढ़ा रहे हैं। अगर आप क्लास से जुड़ते हैं तो आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, हम कोशिश करेंगे कि उनके बुक से एक एक चीज़ों को हम समझाएं, क्योंकि किसी भी एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। अगर आप 10 से 15 क्वेश्चन सीधे छोड़ के आ रहे हैं तो एग्ज़ाम पास करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो भी नए बच्चे हो, जो पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हो, हम 8 से 10 क्लास फ्री भी देते हैं। फ्री ट्रायल क्लास लेकर देखो, अगर पसंद आए तो ज्वाइन करना, नहीं तो आप कभी भी छोड़ सकते हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।